हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज सेट नंबर 9 देखेंगे जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 है बिहार दरोगा के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला देश अल सल्वाडोर बन गया है। यह अपनाने वाला इसको पहला दुनिया का देश है। अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर पर भी कानून पारित कर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है जॉर्जी गोस्पोदिनोवा को। जॉर्जी गोस्पोदिनोवा को किया गया है। और इनको किस लिए किया गया था? इनके एक उपन्यास लिखे हैं टाइम शेल्टर के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइम शेल्टर पुस्तक का अनुवाद कौन किया है। तो एंजेला रोडेल के द्वारा किया गया है। और श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तो यह करता है विश्व आर्थिक मंच। 2023 में इसको किया है। और विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो किस देश का है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा के कॉलोनी में स्थित है। और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 ईस्वी को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्र क्लाव श्वाब ने किया था। इसका मुख्यालय तो जानेंगे स्विट्जरलैंड में है, कॉलोनी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे संजीव सन्याल। अगला प्रश्न है कि महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई एक महिला सहकारी निधि है। तो यह शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में कोड इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया है। कोप इंडिया अभ्यास जो यह किया गया है यह पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा किया गया है। और भारत और अमेरिका की इसमें वायुसेना यानी एयरफोर्स पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर 10 से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास आयोजित किया था। अगला प्रश्न है किस देश ने पहली बार भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। तो पहली बैठक की मेजबानी यह भारत देश के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि इसरो ने किस संस्थानों के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लेक्स का परीक्षण किया है। तो यह शुरू किया गया है DRDO और IAF के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य के द्वारा। आगे देखते हैं कि किस राज्य ने सोलर रूफ टॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। तो रूफ टॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने वाला राज्य है यह गोवा है। और यह किस नाम से किया है? तो गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी GEDA गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी के नाम से यह शुरू किया है सोलर रूफ टॉप ऑनलाइन पोर्टल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है। तो यह हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश के पादप माइक्रोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है। तो यह हो जाएगा किस देश के? तो ये भारत देश के हो जाएंगे। और यह कोलकाता के हैं। और 61 वर्षीय व्यक्ति चोंड्रोस्टेरियम प्यूरोफ्यूरियम से संक्रमित इन्हें बताया गया है। यह कवक पौधे में सिल्वर लीफ रोग का कारण बनता है। अगला प्रश्न है खबरों की नज़र में आए सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े थे। तो खबर के माध्यम से आए क्योंकि यह एक स्पोर्ट्स पर्सन है। और इनकी मृत्यु 88 साल की उम्र में 2023 में हो गई है। ठीक है। और सलीम अजीज दुरानी अफगानिस्तान में जन्मे भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने वर्ष 1960 से लेकर 1973 तक 29 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया था। और इससे ज़्यादा ये किस लिए फेमस हुए? क्योंकि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे। तब पूछेगा कि पहले क्रिकेटर कौन थे? तो सलीम दुरानी थे।
अगला प्रश्न है कि IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो यह हो जाएगा यूक्रेन के लिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 आयोजित किया है? जनमत संग्रह के लिए, तो जनमत संग्रह के लिए यह किया है उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संपूर्ण वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो यह किया है रूस ने। अगला प्रश्न है कि हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो यह हो जाएगा जॉर्जिया। और अमेरिका में 50 राज्य, इसमें से जॉर्जिया हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव को पारित कर दिया है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? मलेरिया मुक्त, तो मलेरिया मुक्त हो जाएगा अजरबैजान और तजाकिस्तान। अजरबैजान ने 2012 में अजरबैजान ने और तजाकिस्तान ने 2014 में स्थानीय रूप से प्रसारित प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया के अपने आखिरी पता का लगाया था, इसलिए WHO ने इसे हाल ही में मलेरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सागर सेतु ऐप तो हो जाएगा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से। और अभी इसके मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। अगला प्रश्न है कि सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव। और सुरेखा यादव ने मुंबई के सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच ट्रेन का संचालन किया। अगला प्रश्न है किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया जिसका उद्देश्य है कि विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अगला प्रश्न है किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? ALT सारथी लॉन्च किया है, तो यह किया है नीति आयोग। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है योजना आयोग के जगह पर। अगला प्रश्न है किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? तो यह किया है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करके संवैधानिक गतिरोध पैदा करने के लिए राज्यपाल वहां के हैं तमिलिसाई सौंदरराजन के खिलाफ एक याचिका दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने लघु स्तर पर महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फूड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? सी फूड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है, तो यह किया है पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा। पेप्सिको फाउंडेशन के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? तो द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र। मिस्र कि भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका PIL का भी फुल फॉर्म से पूछ देता है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। और की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो PIL की अवधारणा यह अमेरिका देश से ली गई है। और भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत भारत में 1980 के दशक में हुई थी। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान है? तो हो जाएंगे अनुच्छेद 178 के तहत। अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के से संबंधित प्रावधान है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 में क्या है? तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का प्रावधान है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में तो राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान का इसमें चर्चा हुआ है कि यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद सहित त्यागपत्र दे देंगे। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के विधानसभा में
सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है विधानसभा में? तो विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभा के आकार को निर्धारित किया गया है। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 रखा गया है। हालांकि कुछ अपवाद है, राज्य है जहां पर विधानसभा की संख्या 60 से कम है, जैसे गोवा में, तो गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है और मिजोरम में 40 है। तो गोवा मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 है, ये याद रखिएगा। अपवाद वाला जो होता है वही पूछता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? कोलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था 1993, यानी एएससी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1993 में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया। अगला प्रश्न है कि स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन इसमें से गलत है? कि यह प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन चाहिए, यह सही है। इसे संसद के दोनों सदनों में लाया जाता है, भी सही है। इसे केवल विपक्ष पार्टी के द्वारा लाया जाता है, यह गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो आपको अधिनियम बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह नियम बनाया गया कि एक व्यक्ति को 1 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? तो क्षमादान की 5 शक्तियां प्राप्त है, 5। और 5 प्रकार के कैसा कैसा हुआ है? एक में लघुकरण है, विराम है, परिहार है और प्रतिलंबन है और लास्ट में क्षमा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो विदेशी नागरिकों को अधिकार इसमें से प्रदान करेगा अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 और 38 में केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30, जबकि अनुच्छेद 14 है, 20 है, 21 है, 21 का ए है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 में वर्णित मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ इसको विदेशी नागरिकों को भी अब अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? यानी जब स्वतंत्रता पूर्व गठित एक अंतरिम मंत्रिमंडल हुआ था उसमें ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CH भाभा। CH भाभा ऊर्जा मंत्री थे, जबकि गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न है कि ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? ब्यास परियोजना, तो ब्यास पंचवर्षीय योजना या प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका शुरू हुआ था शुरुआत। और आपसे पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ? तो 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसके अंतर्गत कृषि पर जोर दिया गया। और जब ब्यास परियोजना शुरू हुआ था इस योजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। और आपसे पूछेगा कि कौन सी घाटी सबसे पहले हुई थी? दामोदर नदी घाटी, या 1948 में इसका स्थापना हो गया था। और पूछ दे कि आपके पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है? तो रूस देश से लिया गया है। अब इसके जगह पर क्या चलता है देश में? तो नीति आयोग चलता है कि मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? मौद्रिक नीति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्जिन निर्धारण। जबकि साख नियंत्रण के तरीके एवं मौद्रिक नीति के उपाय निम्न है। जैसे होता है कि मात्रात्मक होता है, 2 प्रकार से इसको बांटा गया है, एक मात्रात्मक एक गुणात्मक। तो मात्रात्मक में आप देखते हैं कि बैंक दर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है और नगद कोष अनुपात है। जबकि गुणात्मक में आता है नैतिक दबाव, साख मापदंड निर्धारण, मार्जिन निर्धारण और साख स्वाधिकृत मध्य योजना। तो मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो मात्रात्मक उपाय में आपका मार्जिन निर्धारण नहीं है, क्योंकि यह एक गुणात्मक निर्धारण है, गुणात्मक उपाय है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? चाय के उत्पादन में, तो चाय के उत्पादन में चीन देश अग्रणी है और चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा स्थान केन्या का है, चौथा श्रीलंका का है, 5वां वियतनाम का है। यह भारत का स्थान सेकंड है, यह है फर्स्ट, केन्या है थर्ड और श्रीलंका है फोर्थ, उसके बाद वियतनाम का स्थान आता है।
अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से जहां सार्वजनिक और निजी दोनों का सह अस्तित्व होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध होता है? तो यह हो जाएगा इसमें से विंध्यन शैल समूह की चट्टान जो होती है, यह आपका चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है। और यह ज़्यादातर इस पत्थर का जो विस्तार है राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात यानी नियाग्रा जो फॉल्स जो देखे हुए हैं कहा जाता है, तो ये चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात यह इंद्रावती नदी में है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य, तो यह हो जाएगा आपका मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में सही है, इंटाकी नेशनल पार्क नागालैंड में है और बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है, जबकि मौलिंग नेशनल पार्क ये आपका मध्य प्रदेश में दिया गया है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को संपर्क करती है? एक से अधिक यानी ऑप्शन में आपको बताना है, तो यहाँ हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम एक से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को करते हैं क्योंकि मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार को स्पर्श करती है, जबकि मेघालय सिर्फ बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश सिर्फ नेपाल की सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो आपका देखिए रबर है, जूट है, तंबाकू, जबकि गेहूँ आपका क्या है? नकदी फसल नहीं है, खाद्यान्न फसल है। और नकदी फसल में गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, कहवा है और रबर आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको सजाना है, तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपका उत्तर, तो यह आपका पहले लाओस आ जाएगा। लाओस या वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के ऊपरी भाग है। लाओस के बाद आ जाएगा कंपोस आ जाएगा, ये ब्राजील में है, ये भी दक्षिण अमेरिका ही क्या है, तो लानोस, कंपोस, सिल्वास, उसके बाद पंपास, तो पंपास अर्जेंटीना में पड़ जाता है, उरुग्वे। प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह हो जाएगा मंगल, सबसे छोटा दूसरा मंगल है। आकार के अनुसार ग्रहों के बढ़ते क्रम है, जैसे पर देखिए सबसे छोटा तो बुध है, बुध के बाद मंगल है, मंगल के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद वरुण है, वरुण के बाद अरुण, उसके बाद शनि, उसके बाद बृहस्पति, क्योंकि सबसे बड़ा शनि बृहस्पति है, उसके बाद शनि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? अटलांटिक महासागर की, तो यह हो जाएगा फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी या अटलांटिक महासागर की ठंडी है। सभी अटलांटिक महासागर का ही है, लेकिन इनमें फ्लोरिडा गर्म है, बाद बाकी सभी ठंडा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत वियतनाम नहीं आता है, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड आता है, वियतनाम नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो स्ट्राम्बोली यह आपका इटली में है। स्ट्राम्बोली जिसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती है, इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो जहाज का चित्र किसके शासक काल पर? तो यह हो जाएगा यज्ञ श्री सतकर्णी के जो सिक्का जारी किया था उस पर जहाज का चित्र बना हुआ था। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे, सिमुक, और उन्होंने राजधानी अपनी प्रतिष्ठान बनाई थी। और इस वंश की भाषा क्या थी? राजनीतिक भाषा तो प्राकृतिक थी, प्राकृत। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तब माध्यमिक सूत्र की रचना नागार्जुन के द्वारा किया गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रमुख कवि थे, और कनिष्क के दरबार में और कवियों में थे अश्वघोष थे, वसुमित्र भी थे। और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। और इसके संस्थापक कुजुल कटफिसस थे, और इसका वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसस को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो इसको लक्षणाध्यक्ष कहते थे, लक्षणा अध्यक्ष कहते थे, लक्षणाध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? तो
बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था या वसुमित्र की अध्यक्षता में, और यह चतुर्थ बौद्ध संगीति जब कनिष्क के शासनकाल में हो रहा था उसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उपज का कितना भाग था? तो शेरशाह के शासनकाल में उपज का 1/3 भाग था, 1/3 भाग। और शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक था, और इसको शेरशाह की उपाधि बहार खां लोहानी के द्वारा दिया गया था, और इनका मकबरा सासाराम में है। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हो गई थी? तो चेचक बीमारी के कारण गुरु हरकिशन जो 8वें गुरु थे सिखों के, जिनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। प्रथम थे गुरु नानक, अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। और देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, अगर बिहार में पूछे तो कृष्ण सिंह, और कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, जबकि कांग्रेस का स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में। ठीक है, उस समय लॉर्ड डॉफरिन गवर्नर जनरल था। यह भी आपसे पूछता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाना है। तो संस्था है जिसमें आपका दिया हुआ है बॉम्बे एसोसिएशन, इसका स्थापना 1852 ईस्वी में हुआ था। इंडियन लीग का स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ था, और मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा इसको और सजा लीजिएगा दोस्तों। सजाने से अच्छा है कि आप इसको याद कर लीजिएगा। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, इंडियन लीग 1875, और मद्रास महाजन सभा 1884, और इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नील विद्रोह तो कह रहा है यह विद्रोह 1861 से 62 में हुआ था बंगाल क्षेत्र में, यह गलत है। यह 1858 में नील उगाने के लिए हुआ था। ठीक है, 1858 में। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की थी, यह सही है। और आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, यह भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दीनबंधु मित्र द्वारा 1859 ईस्वी में लिखी गई एक साहित्य नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों का दर्द और संघर्ष को बताया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसमें से किसका विरोध नहीं किया गया था? तो तंत्र मंत्र है, बहुदेवावध है, मूर्ति पूजा है, और कर्म का सिद्धांत है। तो कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, और उनका वेदों की सर्वोच्चता, पूर्ण जन्म और कर्म के विश्वास में अटूट विश्वास था। इन्होंने कर्म कांड, मूर्ति पूजा तथा तंत्र मंत्र का विरोध किया था, जबकि कर्म के सिद्धांत को इन्होंने विरोध नहीं किया था। अगला प्रश्न है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो यह चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय, और इसको लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। और खान अब्दुल गफ्फार खान इसके प्रणेता माने जाते हैं, और खुदाई खिदमत गार के नाम से भी इनको जाना जाता है। खुदाई खिदमत गार के नाम से भी जानते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमत गार। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसमें क्या क्या हुआ था? तो ऑप्शन है कि मौलिक अधिकारों की मांग के प्रस्ताव को पारित किया गया था, सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, यह भी सही है। और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था, यह भी सही है। और इसमें से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। और मौलिक अधिकारों का जो मांग किया था सरदार पटेल 1931 के कराची अधिवेशन में ही। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह या बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वहाँ के किसानों के द्वारा चलाया गया था 1928 में। और इसके बाद वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी महात्मा गांधी के कहने पर।
अगला प्रश्न है कि 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 16 वन, तो 16 वन या पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कि कार्टेजुना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था? कार्टेजुना, तो कार्टेजुना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल यह 2003 में लागू किया गया था, 2003 में लागू किया गया था। कार्टेजुना प्रोटोकॉल 2003 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? किस प्रकार के प्रदूषक के? तो हो जाएंगे द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण है। अब चलिए जानते हैं कि द्वितीयक और प्रथम कैसा होता है। तो वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे ओजोन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये आपका द्वितीयक प्रदूषक के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है कि कौंडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कौंडिया, तो कौंडिया पक्षी विहार या आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि राजस्थान में घाना पक्षी विहार है। आंध्र प्रदेश में एक और है नेलपट पक्षी विहार। हरियाणा में आपका सुल्तानपुर पक्षी विहार है और गोवा में सलीम अली पक्षी विहार है, बहुत बार पूछता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ ना कुछ क्षय होता है, यानी 10% जो होता है। यह नियम आप पढ़े हुए हैं, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, लिंडमैन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किन तीन परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या क्या होना चाहिए एक बीज के अंकुरण के लिए? तो एक बीज के लिए पानी चाहिए, उचित तापमान चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। जबकि सूर्य का प्रकाश का कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं भी रहेगा तभी बीज का अंकुरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन हो जाएगा आवृतजीवी पादप, जो सिनकोना का वृक्ष होता है या आवृतबीजी पादप होता है, और इसी से आपका कुनैन की दवा प्राप्त होती है जो मलेरिया के लिए काम आता है। अगला प्रश्न है कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो एनेलिडा और मोलस्का के बीच में जो कड़ी होता है, संयोजक कड़ी, उसको नियोपाइलिना के नाम से जानते हैं, नियोपाइलिना के नाम से जानते हैं, नियोपाइलिना। और पादप एवं जंतुओं के बीच के संयोजक कड़ी को युगलिना कहता है। पादप एवं जंतु के बीच में अगर पूछ दे कि सरीसृप और स्तनियों के बीच में संयोजक कड़ी को, तो उसको प्रोटोथीरिया के नाम से जानता है। अगर पूछ दे कि सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजक कड़ी को, उसको आर्कियोपटेरिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो यह करते हैं वातक तंत्र से करते हैं, वातक तंत्र। अगला प्रश्न है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। इसका डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नील हरित शैवाल धान सही है। राइजोबियम ल्यूगोमिनेरस लेगियोमिनेसेरम मटर के लिए सही है। एजोटो वेक्टर गेहूं के लिए सही है। एजोला मक्का, एजोला जो है आपका मक्का के लिए नहीं है। एजोला जो होता है ना, एजोला, एनाबिना, नॉस्टक और नील हरित शैवाल, सब धान की फसल में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये मक्का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? एंजाइम कह रहा है कि वे एक जैव उत्प्रेरक होते हैं, सही है, जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को उच्च दर में संपन्न करते हैं, और वे शरीर उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं। तो इसमें से दोनों सही है, दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है। ये संख्या रक्तदाब को क्या दर्शाती है? तो यह 120 नीले संकुचन को, 80 नीले विश्रांति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है? एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है, यह सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धात्विक तत्व होता है, यह भी सही है। सीजियम, गैलियम और सेलेनियम उत्कृष्ट धातु हैं, यह आपका गलत हो जाएगा, यह उत्कृष्ट धातु नहीं है। और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, सभी है। 1, 2 और 4 सही है, बाकी 3 आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है और सबसे प्रबल अपचायक भी है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है,
गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातु होती है। और गैलियम जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये याद रखिए। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण नहीं होता है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण नहीं होता है, एंथोसानिन की उपस्थिति के कारण नहीं होता है, क्योंकि मिर्च का जो तीखापन होता है या तीक्ष्णता होता है वह कैप्सिसिन के कारण होता है। और लाइकोपिन के से टमाटर का रंग हो जाता है, कैरोटीन से गाजर का। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो 6 परमाणु पाए जाते हैं, क्योंकि होता है ना C6H12 और O6, तो O6 यानी 6 परमाणु पाए जाते हैं। और ग्लूकोज एक रंगहीन मीठा क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस पर होता है और या 419 केल्विन पर होता है। अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जो लवण होता है डैश, तो होता है क्योंकि लवण का विद्युत अपघटन हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का विद्युत अपघटन होता है। और हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जल गैस है? जल गैस का आपको फॉर्मूला बताना है। तो जल गैस का फॉर्मूला CO+H2 होता है, CO+H2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CO+H2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? गलनांक सबसे अधिक ऊंच किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोरॉन का गलनांक सबसे ऊंच होता है क्योंकि इसका 2453 केल्विन होता है, 2453 केल्विन, जबकि सिलिकॉन का 1693 केल्विन होता है, 1693। लोहा का 1808 केल्विन होता है और एल्युमिनियम का 933 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है कि सोनार का उपयोग कहाँ होता है? तो सोनार का जो उपयोग होता है यह प्रसरव तरंगों में होता है और सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है और इसका उपयोग नौ संचालक के द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने और उच्च आवृत्ति के प्रसरव तरंगों को समुद्र की गहराई में भेजा जाता है। अगला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है? तो उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज अधिकतम होती है। इसमें से सभी सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? एक ही पदार्थ है तो सहसंजक और दो पदार्थों के बीच में रहेगा तो आसंजक। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्यात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच में क्या संबंध होता है? तो यह हो जाएगा म्यू बराबर C/V होता है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया गया कांच का नाम बताना है। तो प्रयोगशाला उपकरण में पायरेक्स कांच, प्रयोगशाला पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब की गई थी? तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ था और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में हुआ था। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, नाटो 1949, सार्स का 1985, ADB 1966 और ओपेक का 1960 वियना में हुआ था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं? तो 6, लेकिन वर्तमान में 5 होंगे क्योंकि न्यास परिषद को अब खत्म कर दिया गया है। प्रन्यास परिषद को खत्म, अभी प्रमुख में अगर 5 ही मारे लेकिन प्रमुख अंग 6 है। अगला प्रश्न है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग से है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग से को महानगरों से जोड़ना है, जिसकी स्थापना शुरुआत 2001 से हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय। अगला प्रश्न है कि गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन दिवस या 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है
और यह दिवस पहली बार बिहार में 2021 में मनाया गया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।